गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के चौथा क्लास जो होगा। इस क्लास में हम देखेंगे कि पिछले क्लास के बाद हम देखे थे कि मेरठ में विद्रोह किस तरह से हुआ था, दिल्ली तक किस तरह से विद्रोह पहुंचा। उसके बाद इस क्लास में हम देखेंगे कि कानपुर में विद्रोह क्या थे, एकता की परिकल्पना क्या थे, कि प्रशासनिक उद्देश्य क्या थे, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसके बारे में भी आज डिटेल से इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए आइए, आप सबसे पहले नोट्स लिख लीजिए कि क्या होते हैं सहायक संधि, क्या होते हैं एकता की परिकल्पना, उस टाइम किस तरह से हमारे भारतीयों ने सभी नागरिकों के समक्ष एकता के प्रस्ताव रखे थे। उन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो इतना सा आपको जानना अति आवश्यक है, तो इस सब के बारे में आप नोट्स लिख लीजिए। दिल्ली में विद्रोह हो चुका था, एकता की कल्पना। ठीक है, हम देखते हैं एकता की कल्पना की भारतीयों के मध्य क्या थे, एकता की कल्पना किस तरह से बैठाए गए थे, इसके बारे में चलिए ये है। एकता की कल्पना हो चुका। आप देखेंगे विद्रोहियों का प्रशासन और उद्देश्य। तो विद्रोहियों के प्रशासन और उद्देश्य क्या थे, ये एकता की परिकल्पना लिखवा दिए थे। तो विद्रोहियों के बोले थे क्या, प्रशासन और उद्देश्य। तो विद्रोहियों के प्रशासन और उद्देश्य क्या थे। कानपुर में विद्रोह और प्रमुख क्रांतिकारी। तो जितने भी बड़े बड़े विद्रोह की देखते हैं कानपुर में ही थे। तो कानपुर के वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 1857 में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो कानपुर में विद्रोह आपको लिखवा रहे थे, लिख सकते हैं। कानपुर में ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद आता है सहायक संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सहायक संधि, क्योंकि इसे आप क्या कर लीजिए, VVI के अंतर्गत रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि सहायक संधि किसने लागू किया, लॉर्ड वेनेजुएली। ये आपके हैं प्रमुख शर्तें क्या क्या थे, ये सब पूछे जाते हैं। जी, तो इतने चीज़ों के बारे में इस क्लास में समझेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा समझाने से भी आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेंगे नहीं। इसलिए हम अगर थोड़े थोड़े करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, और साथ ही साथ आपका जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आप कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कितना समझ पा रहे हैं। थोड़ा ही कीजिए, लेकिन उसे समझ के अच्छा से कीजिए, जैसे कि जिससे कि आपको जो है कि अंदरूनी शक्तियाँ मिले तैयारी करने के। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है। सब पढ़ना तो सभी कोई पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ व्यक्ति या तो कुछ स्टूडेंट वैसे होते हैं जो कि समझ के पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ना नहीं है, पढ़ने का मतलब है समझ के पढ़ना। ठीक है, तो हम अपने बातों को यहीं पे रोकते हैं और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि एकता की परिकल्पना हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा, एकता की परिकल्पना। ठीक है, एकता की परिकल्पना। तो भाई हम देखते हैं कि एकता की परिकल्पना क्या थी, कि हमेशा आप जानते हैं कि एकता की परिकल्पना क्या होते हैं, कि एकता। तो आपको याद होगा कि लॉर्ड कैनिंग ने पिछले क्लास में बताए थे कि लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जाफर को एक पत्र लिख करके भेजे थे। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि आप इस विद्रोह को समाप्त कीजिए, इसका नेतृत्व नहीं कीजिए,
हम आपके जाति और धर्म को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये किन्होंने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लेकिन उसके जवाब में बहादुर शाह जाफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय ने क्या आंसर दिए थे? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए यह युद्ध लड़ेंगे। तो इसी का समर्थन मोहम्मद और महावीर ये दो व्यक्ति करते हैं। किसके? बहादुर जाफर के जो पत्र की घोषणा की समर्थन मोहम्मद शाह और महावीर ये दोनों कहते हैं और अनुरोध करते हैं भारतीय नागरिक से, भारत के लोगों से कि आप भी हमारे इस 1857 की क्रांति में भूमिका दीजिए और अपना मतलब योगदान दीजिए ताकि हमारा जो देश है वो जल्द से जल्द क्या हो सके? आज़ाद हो सके। तो इसी तरह से हमारा भारतीय क्या करना चाहते थे कि एकता बैठाना चाहते थे। मोहम्मद और महावीर स्वामी हिंदू और मुस्लिम में एकता बैठाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज क्या थे कि एकता को तोड़ना चाहते थे। इसी के लिए अंग्रेजों ने एक साजिश रची और बरेली नामक स्थान जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है बरेली। तो बरेली नामक स्थान में अंग्रेजों ने 50,000 पैसे खर्च करके हिंदू और मुस्लिम में क्या करवाना चाहते थे? वो लड़ाई करवाना चाहते थे, फूट डालना चाहते थे। लेकिन उनकी जो फूट डालने की जो नीति है वो एक तरह से असफल रह गई। और इसी असफल क्यों रही? क्योंकि अब भारतीय जो थे वो अंग्रेजों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को इतना पीड़ा, इतना कष्ट और इतना उन्हें सताया था कि उन पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीयों का कहना था कि 1857 की जो क्रांति है वह चालू रहेगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो यही थे एकता की परिकल्पना। एकता की परिकल्पना करने का प्रयास किन दो भाइयों ने किया था? मोहम्मद और महावीर। ये दोनों ने किनके घोषणा पत्र का समर्थन किए? तो बहादुर शाह द्वितीय के जो घोषणा पत्र हैं उनका समर्थन करते हुए भारतीय लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप 1857 की क्रांति में भाग लीजिए ताकि हमारा देश जल्द से जल्द आजाद हो सके। यही था हमारे एकता की परिकल्पना। उसके बाद हमारा ये टॉपिक तो हो गया, यही थे आपकी एकता की परिकल्पना। आपको कहीं पे दिक्कत हुई? एकता की परिकल्पना को समझने में दिक्कत हुई? अगर आपको समझ में दिक्कत हुई तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासन और उद्देश्य क्या क्या थे। तो प्रशासन और उद्देश्य हम दूसरा टॉपिक समझते हैं, ठीक है? प्रशासन और एक तरह से उद्देश्य। तो प्रशासन और उद्देश्य में हम सबसे पहला हम समझते हैं प्रशासन। सबसे पहला हम समझते हैं क्या? प्रशासन। तो हमारे जो जितने भी भारतीय विद्रोहियों थे यानी कि विद्रोहियों भाई थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासन और सत्ता को खड़ा करना, यानी कि प्रशासन और सत्ता शासन व्यवस्था को खड़ा करना। उन्होंने कुछ दिनों तक यह प्रयास किया, प्रशासन की स्थापना की भारतीय विद्रोहियों ने प्रयास किया, परंतु वो एक तरह से असफल रहे। तो अगर वह प्रशासन या सत्ता खड़ा कर देते हैं तो वो अंग्रेजों के सामने झुक नहीं सकते हैं, अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसलिए विद्रोहियों का पहला टारगेट था प्रशासन की स्थापना करना और इसकी स्थापना से वह अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। और उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अगर हम देखें तो उनका उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना। उद्देश्य में था उनका अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना, जो कि वर्षों से, बहुत साल से चलती आ रही जो अंग्रेज की जो सत्ता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भ्रष्टाचार है, वो एक तरह से गलत तरीके से हमारे देश में शासन कर रहे हैं। क्रूर शासन व्यवस्था को समाप्त करना ही हमारे भारतीय विद्रोहियों का मुख्य उद्देश्य था। अगर उन्होंने इस उद्देश्य में यदि सफल होते तो एक तरह से उनका कहना था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य तुरंत ढह जाएगा या तो गिर सकता है और इससे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, इनका वह मानना था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैन्य संगठन, पहला था कि सत्ता का स्थापना करना लेकिन वह असफल रह गए। दूसरा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना, इसमें वो प्रयास कर ही रहे हैं। उसके बाद कहा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सैन्य संगठन की आवश्यकता चाहिए। इसलिए विद्रोहियों ने क्या किया? सेना का गठन करना, सैन्य संगठन, यानी कि सैन्य संगठन की स्थापना करना प्रारंभ कर दिए, कि उनका गठन करना कर दिए। अब भारतीय विद्रोहियों का कहना था कि अब हम लूटपाट नहीं करेंगे बल्कि सेना का गठन करेंगे और सेना के लिए वेतन और भुगतान
का इंतजाम करेंगे कि कहाँ से है, कहाँ से नहीं। उस तरह से हर एक सेना और हर एक सेनाओं को जो आने वाले समय में भर्ती लेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, हम वेतन और भत्ता का क्या इंतजाम करेंगे, और साथ ही साथ अंग्रेजी सेनाओं से हमारे भारतीय सेनाएं युद्ध करेंगे। और चौथा उसका उद्देश्य था कि युद्ध को जारी रखना। क्या थे? युद्ध को जारी रखना। चौथा उद्देश्य था युद्ध को जारी रखना, युद्ध को जारी रखना। तो चौथा उद्देश्य था भारतीय विद्रोहियों का युद्ध को जारी रखना। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि यह युद्ध जो था वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जा रहे थे। यदि वह युद्ध को जारी रखते हैं तो अंग्रेजी सत्ता एक ना एक दिन तंग आकर के हमारे देश छोड़ करके चले जाएंगे। यह विद्रोहियों का सोचना था। बट और इसके लिए उन्होंने कहा, भारतीय विद्रोहियों ने युद्ध से संबंधित जितने भी सामग्री यानी कि हथियार, गोला, बम, पैसा, उस जितने भी चीज जरूरतों का चीजों को पूरा करने का जो अधिकार है, विद्रोहियों का कहना था ये मेरा है। इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि युद्ध को जारी रखने का उन्होंने स्टार्ट किया, ताकि उन्हें हमारे अंग्रेजों से जल्द आज़ादी मिल सके। यदि लंबे समय तक युद्ध चलते हैं तो एक तरह से अंग्रेजों का मनोबल टूट जाएगा और वो हमारे देश छोड़ करके चले जाएंगे। यह हमारे भारतीय विद्रोहियों का सोचना था। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। समझ गए? तो यही थे आपके क्या, प्रशासन और उद्देश्य में ये आपके 4 टॉपिक आते हैं। ये 4 टॉपिक्स के बारे में, प्रशासन और उद्देश्य क्या थे हमारे भारतीय क्रांतिकारियों का, तो आप विद्रोहियों का, तो आप ये सब अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कानपुर में विद्रोह। कानपुर में विद्रोह कहाँ पे? कानपुर में। तो हम देखते हैं कि कानपुर में विद्रोह क्या था। कि आप जानते ही होंगे जितने भी बड़े क्रांतिकारी जो नेता हुए वह कानपुर से ही थे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जिसे मनुकार्निका कहा जाता है, धुंधुपंत जिसे नाना साहब कहा जाता है, तात्या टोपे, ये जितने भी बड़े बड़े विद्रोहियों था जिनका बचपना कानपुर में बीत रहा था। कानपुर में ही इनका बचपना बीत रहा था। शस्त्र संचालन, हथियार चलाना कानपुर में, घुड़सवार करना कानपुर में, तीरंदाजी, तीर धनुष चलाना कानपुर में ही। यानी कि बचपन से ही वो क्या थे कि कानपुर में ही एक तरह से युद्ध संचालन सीखते हुए बड़े हुए। इन लोगों को पता भी नहीं था कि वो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले हैं। आने वाले समय में इतने बड़े क्रांति का वो सामना करना पड़ेगा, इतने बड़े युद्ध लड़ना पड़ेंगे, ये सोच भी नहीं रहे थे। कौन? लक्ष्मीबाई, जिसे मनुकार्निका कहते हैं, धुंधुपंत, नाना साहब, उसके बाद तात्या टोपे, ये सारे जो थे वो क्या कर रहे थे कि हमें उनको पता ही ना थे कि उनका आने वाला समय में उन्हें 1857 की क्रांति का विद्रोह करना है। जब उन्हें पता चला कि अब विद्रोह में उन्होंने भाग लिया। अब आती है कि ट्विस्ट, यहाँ नाना साहब के पिता के नाम थे बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा थे। याद में, नाना साहब के पिता के नाम थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। नाना साहब के पिता जो थे बाजीराव द्वितीय, महाराष्ट्र के पूना नामक स्थान के अंतिम पेशवा थे। अब बाजीराव द्वितीय को जो थे वह अंग्रेजों ने पेशवा के पद से हटा दिया। कहा कि आप जाइए, आप काम वाम कीजिए, घर में सोइए पिए और मस्त रहिए। ये कह के 8 लाख रुपया दिए और कहा कि आप अपने मनपसंद का जगह चुन लीजिए और आप पेशवा के पद को छोड़ दीजिए, ज़्यादा नौटंकी मत कीजिए। नाना बाजीराव द्वितीय को कहा गया। बाजीराव द्वितीय ने कहा कि ठीक है, हमको 8 लाख रुपये दे, मैं चलता हूँ, मुझे समय समय पर मंथली पेंशन मिल जाना चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा टेंशन मत लीजिए, आपको समय समय पर पेंशन मिल जाएंगे। नाना साहब जो थे वो उस समय बचपन थे और उनके पिता बाजीराव द्वितीय जो थे वो तो एक तरह से एक तो मान भी लिया और उन्होंने बिठूर नामक स्थान को चुना कि हम यहीं रहेंगे, यहीं से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और अपना सारा जीवन यहीं पे गुजारेंगे। ये बाजीराव द्वितीय का कहना था। लेकिन बाजीराव द्वितीय के बारे में अगर जानिएगा तो उनका 11 शादियां हुई थी। 11 शादियां की, क्यों? बेटे के चलते। लेकिन 11 शादी करने के बाद भी उन्हें एक भी बेटे की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वो
अपने रिश्तेदार माधव नारायण भट्ट, उनके एक रिश्तेदार थे माधव नारायण, ना है ठीक है, नारायण भट्ट। माधव नारायण भट्ट जो थे वो किनके रिश्तेदार थे? अति बाजीराव द्वितीय के। तो बाजीराव द्वितीय के जब बेटा नहीं होते हैं तो इन्हीं का बेटा माधव नारायण भट्ट का बेटा को ही वह क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं 3 साल में ही, जिसे ही हम क्या कहते हैं, नाना साहब के वर्तमान से नाम जानते हैं। जब बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो गया, जब बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो गया तो नाना साहब के पेंशन को रोक दिया गया कि नाना साहब को पेंशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय का वह सगा बेटा नहीं है, बल्कि वो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र है। यह कहना था अंग्रेजों का, और अंग्रेज का कहना था कि राज्य हड़प नीति, समझिए कि राज्य हड़प नीति हमने पढ़ाया था। राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को लूटा गया था, और राज्य हड़प नीति क्या कहता है कि गोद लिए हुए पुत्र को कोई भी साम्राज्य नहीं दिया जाएगा। तो बाजीराव द्वितीय के जो पिता थे नाना साहब, वो तो सॉरी पुत्र थे नाना साहब, उन्हें गोद लिए थे, इसलिए इनके पेंशन पर लगा दिए गए रोक। अब नाना साहब आगे खिसा गए, इसी के लिए वह कानपुर से 1857 में क्या कर लिए, 1857 में विद्रोह में भाग ले लिए। समझ में आ गया? बाद में तो वो रानी लक्ष्मीबाई पहले बचपन में कानपुर में ही थे वो, लेकिन बाद में जब वो शादी हो गई तब ना वो झांसी से लड़ाई लड़े, तो पहले तो वो कानपुर में ही थे। तो यही थे आपके कानपुर में विद्रोह। समझ में आ गया कि कानपुर में विद्रोह क्यों नाना साहब अपने विद्रोह किए थे और क्यों वह 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। कब? जब इनके पेंशन पर लगा दिए गए रोक, तब वह लिए भाग 1857 की क्रांति में। उससे पहले इनकी कोई चेतना नहीं जागी कि हमारा देश गुलाम है, हमारे देश को आज़ादी दिलाना है, इसी के लिए हम 1857 की क्रांति में भाग ले। इन्हें कोई नहीं। जब 1857 की क्रांति में जब इनके पेंशन रोक लगा दिए गए, तब इन्हें सूझी कि अब हमें भी युद्ध में अपना योगदान देना होगा। समझ में आ गया? तो यही थे कानपुर में विद्रोह। अब हम सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं सहायक संधि। सहायक संधि, सहायक संधि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सहायक संधि। अब सहायक संधि है तो है क्या? आखिर सहायक संधि है तो है क्या? इस सहायक संधि को 1798 ईस्वी में, याद रखिएगा डेट भी, 1798 ईस्वी में वेनेजुएली के द्वारा लागू किया गया था। ये बहुत ही खतरनाक अंग्रेज अधिकारी थे वेनेजुएला। ये क्या थे, 1798 ईस्वी में सहायक संधि लागू कर दिया गया। अब सहायक संधि का कहना यह था कि कोई भी भारत के राजा संधि नहीं कर सकते हैं, कोई भी भारत के राजा युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं, कोई भी भारत के राजा किन्हीं अन्य देश या अन्य राज्य से अपनी सहायता मांग सकते हैं। अगर इन सभी को करना है तो अंग्रेज से सहमति लेना है। जैसे कि संधि, कोई भी भारत के राजा को संधि करना है या तो प्लस युद्ध करना है प्लस सहायता लेना है, यहाँ पे ने हाँ सहायता लेना है, ये तीनों चीज करने हैं। युद्ध में भाग लेना है, सहायता लेना है, या तो खुद की सुरक्षा लेना है, तो वो क्या, अंग्रेज की अनुमति से। किनके? अंग्रेज के अनुमति से, कि वो अंग्रेज के अनुमति के बिना ना तो संधि कर सकते हैं, ना युद्ध कर सकते हैं, ना सहायता ले सकते हैं, ना तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यही था सहायक संधि, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था 1798 ईस्वी में। वेनेजुएला ने इस संधि को लागू किया था, और इस संधि के तहत इन चीजों को भारतीय राजाओं पर यह सब करने के लिए प्रतिबंध का लगा दिया, और उन्होंने कहा आपकी रक्षा मैं करूंगा, इसके लिए मैं अपना सेना भेज रहा हूं, अपना ब्रिटिश सेना तुमको दे रहा हूं। राजा को कहा आपको मैं अपना ब्रिटिश सेना दे रहा हूं, और अपना ब्रिटिश सेना के बदले हमको वेतन चाहिए, जो मेरे सेना आपके रखवाली करेंगे उनका वेतन चाहिए। अब सोचिए, बाद में अगर कहीं पे अगर राजा विद्रोह भी नहीं कर सकते, अगर विद्रोह करना चाहते तो सेना तो उनकी थी, ब्रिटिश की होती।
और कभी विद्रोह करते तो ब्रिटिश सेना किसके साथ देते? ब्रिटिश से को ही ना साथ देते। क्या भारतीय राजाओं के साथ देते? नहीं ना। इसी के लिए उन्होंने कहा कि रक्षा भी करेंगे तो हमारे सेना करेंगे, उसका आप क्या दीजिएगा? हमें सुरक्षा कर दीजिएगा, वेतन दीजिएगा। यही थे आपके सहायक संधि। इन चीजों पर भारतीय राजाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप यह संधि नहीं कर सकते हैं। यही थे आपके सहायक संधि। 1798 ईस्वी में वेनेजुएला के द्वारा लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सब कुछ भूल जाना है लेकिन राज्य हड़प नीति और सहायक संधि नहीं भूलना है। समझ में आ गया? आई बात समझ में? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरा आपके कंप्लीट 1857 की जो क्रांति है उसमें जितने भी बाकी टॉपिक हैं, जैसे कि अवध में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, ये सारे टॉपिक में सभी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। और लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इस क्लास का इतना ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, कुछ काम भी है। धन्यवाद।